अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसी के साथ हमने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस मेंशन्ड है और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रॉपर्टी का हम बेनिफिट भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है कि अर्थ का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर है। आपको पता है अर्थ के ऊपर 71% वाटर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% पानी होता है, वाटर होता है। 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर। अच्छा, ये एवरेज मेंशनड है कि एवरेज ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% वाटर मौजूद होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन है, कुछ बुक्स के अंदर ये भी मेंशन होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65% से 90% के दरमियान वाटर होता है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो इक्वेटिक लाइफ के अंदर रह रहे होते हैं, जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं, उनके अंदर वाटर ज़्यादा होता है 85% 90%। और वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं उनके अंदर वाटर एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स कम होता है। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65 से 90% के दरमियान वाटर होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे से बातें इंपॉर्टेंट है कि सीड्स के अंदर 20% वाटर मौजूद होता है। अब सीड्स के अंदर पानी क्यों मौजूद होता है? क्योंकि सीड्स के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है और उस एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए, इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस वजह से सीड्स के अंदर 20% वाटर होता है। इसी तरह से हमारी बोन्स के अंदर भी 20% वाटर होता है। इसके साथ हमारे ब्रेन के अंदर 85 से 90% वाटर मौजूद होता है। और ब्रेन के अंदर इतना ज़्यादा वाटर क्यों होता है? आपको पता है हमारे ब्रेन के अराउंड लेयर्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। उन मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर जो मैन कंपोनेंट होता है उसका वो वाटर ही होता है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स मौजूद होती हैं, स्पेसेस मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जिसके अंदर वाटर मौजूद रहता है और ये वाटर ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है यानी डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन्ड है कि जेलीफिश के अंदर 99% वाटर होता है। जेलीफिश आपको पता है किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करती है और फाइलम निडेरिया से। फाइलम निडेरिया किंगडम एनिमिलिया का एक फाइलम है। पहले फाइलम पोरीफेरा है सबसे सिंपल, उसके बाद फाइलम निडेरिया है। जेलीफिश निडेरियन से बिलोंग करती है और इसके अंदर 99% वाटर मौजूद होता है और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी अगर हम इसे देखें तो ये हमें शफाफ नज़र आती है, ट्रांसपेरेंट नज़र आती है क्योंकि इसके अंदर 99% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अगर हम देखें सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन है ये, और ये अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म का भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर ही होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली वाटर मौजूद होता है और ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। अब एक रीज़न कि वाटर की मौजूदगी में ही ये रिएक्शंस क्यों होते हैं? सबसे पहले रीज़न कि वाटर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस वजह से ये रिएक्शंस अच्छी तरह से हो पाते हैं। इसके अलावा वाटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी स्टोर रहती है और इस वजह से जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में मैक्रोमोलेक्यूल्स टूटते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और इस हाइड्रोलाइसिस में वाटर ही हेल्प करता है या वाटर इन्वॉल्व होता है, तो हाइड्रोलाइसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं और इसी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से वाटर बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें जो एक्सक्रीट होती हैं ना, स्वेट के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं या यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एक्सक्रीट होती हैं। या सेल्स ने कोई चीज़ बाहर रिलीज़ करनी है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उन सब्सटेंसेस को ईज़िली रिलीज़ कर देता है। इसी तरह से हमारे अंदर मुख्तलिफ गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी इस तरह से होती है कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ईज़िली मूव करती हैं। इसी तरह से बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स, बहुत सारे माइक्रो मालिक्यूल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ईज़िली मूव करते हैं। तो वाटर डिफरेंट सब्सटेंसेस को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है और इस वजह से वो सब्सटेंसेस हमारे सेल्स के अंदर या सेल्स से बाहर अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र
क्योंकि आप देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर मौजूद रहता है, और इसी 70% वाटर के होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ये आगे जाकर हम देखेंगे भी कि वाटर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम्स एक्वस मीडियम के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्वस मीडियम मतलब पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। इसकी भी रीज़न ये है कि एंजाइम्स जो हैं इस मीडियम के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होती है वो चेंज नहीं होती या मेंटेन रहती, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रहता है। इस वजह से वो एक्वस मीडियम के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने देखे। अभी नेक्स्ट हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। अच्छा, वाटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी का मतलब ये है कि वाटर एक पोलर मालिक्यूल है। अब पोलर मालिक्यूल और नॉन पोलर मालिक्यूल कौन से होते हैं? तो वाटर पोलर मालिक्यूल कैसे है? आप देखते हैं कि वाटर के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है दो एटम्स के दरमियान जब दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यानी इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है। इसी तरह से इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी वजह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्लाइटली पुल हो जाता है किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और इस वजह से क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का रुझान जब ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा उस साइड पे हो जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपको पता है जब एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ पुल हो रहा है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ नहीं जाता, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे रहा, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर देखें यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं वाटर के अंदर, यानी पॉजिटिव पोल भी मौजूद होता है और नेगेटिव पोल भी मौजूद होता है। इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन एटम्स। तो वाटर इज़ पोलर मालिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट जो नॉन पोलर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी ये फॉर एग्जांपल कोई दो एटम्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, तो वो इक्वली शेयर होते हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना हक इसका है उतना ही हक इसका है। तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसी पोलैरिटी की वजह से वाटर के अंदर बहुत सारी जो सब्सटेंसेस होती हैं वो डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब कौन कौन सी सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं पोलर सब्सटेंसेस। जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी इसी तरह से जो आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं, आयनिक सब्सटेंसेस, आयनिक मॉलिक्यूल जैसे NaCl, ये जब आयनिक मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए जाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में। यानी NaCl को अगर हम वाटर के अंदर डालें तो ये NaCl वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है इन आयंस में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। यानी ये आयनिक सब्सटेंसेस भी इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं। इन्हीं आयनिक सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सिंपली डिफ़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है ना तो वाटर के अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में टूट जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मॉलिक्यूल्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। तो पोलर और आयनिक तो डिज़ोल्व होते ही होते हैं। एक और चीज़
कि कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, कुछ नॉन पोलर कह रहा हूँ, कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके ऊपर पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे आपको पता है एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, वो नॉन पोलर होते हैं, यानी वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ ये बेंजीन है, इसके ऊपर अगर हम पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर इसके ऊपर अटैच हो OH, यानी ये फिनोल बन जाता है, तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो अटैच है ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप, हैविंग पोलर फंक्शनल ग्रुप कैन आल्सो बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इसके अलावा बहुत सारी नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, और उनका भी इंटरेक्शन आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि उनका भी हमें क्या बेनिफिट रहता है। तो अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या रहता है? पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि वाटर के अंदर बहुत सारी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। पोलर सब्सटेंसेस तो डिज़ोल्व होती हैं, आयनिक सब्सटेंसेस भी डिज़ोल्व होती हैं। इसी के साथ नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी वाटर के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो सकती हैं। और बहुत सारी सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसी वजह से वाटर एक्ट करता है बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी बहुत सारी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर। तो ये इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स मौजूद होते हैं। यानी अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि नेगेटिव पोर्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी आपको पता है जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पोर्शन ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन है और ये इस वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोर्शन है। तो वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, because it contain positive and negative poles, one part positive part of one molecule, positive portion of one water molecule attracted by negative portion of other water molecule by specific forces, those forces are known as hydrogen bonding। क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव पोर्शन होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। यहाँ पे ये जो वाटर के अंदर, वाटर के केस में जो नेगेटिव पोर्शन है वो ऑक्सीजन है। इसी तरह से ये नेगेटिव पोर्शन कोई और भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो मतलब दूसरे मालिक्यूल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिस तरह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरह से कुछ और मालिक्यूल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि जो पॉजिटिव पोर्शन होता है, हर एक तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें आप जो पॉजिटिव पोर्शन आपको नज़र आता है वो हाइड्रोजन ही होता है। वाटर के अंदर जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कोहेजन की प्रॉपर्टीज़, एडहेजन की प्रॉपर्टीज़, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा वाटर की जो, इसके अलावा आइस की जो लोअर डेंसिटी होती है वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने देखा कि वाटर एक पोलर मालिक्यूल है और इसी पोलर नेचर की वजह से पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वन वाटर मालिक्यूल अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पोर्शन ऑफ अदर वाटर मालिक्यूल। और ये जो फोर्सेस होती हैं, जिन फोर्सेस की वजह से ये पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन फोर्सेस को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वीक फोर्सेस होती हैं, यानी इजीली टूट जाती हैं। इसके अलावा जो अहम बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल फर्दर 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये इस तरह से आपकी बुक के अंदर भी इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा। तो ये आपने वैसे ध्यान में रख लेना है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे तो मैंने एक ही बनाया, इसी तरह से ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये फर्दर 4 के साथ बना सकता है। इस यहाँ पे मैंने सेंटर वाले को शो की है, तो इसी तरह से ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ बना सकता है, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ बना सकता है। और वाटर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना,
वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है इनके अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट भी रही होती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है कोहेजन और एडहेजन प्रॉपर्टीज़, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती हैं। कोहेजन को हम डिफाइन करते हैं अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल। आपको पता है जो वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं कुछ फोर्सेस की मदद से, उन फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहते हैं ना। यानी वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं किन फोर्सेस की मदद से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। मतलब जो कोहेसिव फोर्सेस होती है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। यानी ये सिमिलर मालिक्यूल्स है ना वाटर के मालिक्यूल्स, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती हैं। और इसी कोहेजन की वजह से, यानी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर ईजिली फ्लो करता है। यानी वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और वो ईजिली फ्लो करता है। और एडहेजन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल्स। यानी ये वाटर का मालिक्यूल्स कुछ दूसरे मालिक्यूल्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, उनके साथ अडहेयर हो सकता है, उनके साथ अटैच हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अडहेजन, यानी अट्रैक्शन ऑफ वाटर मालिक्यूल विद अदर मालिक्यूल्स नोन एज अडहेजन। और ये अडहेजन भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। और इन्हीं कोहेसिव और अडहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कोहेजन और अडहेजन की वजह से वाटर बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। अब कैसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है प्लांट्स के अंदर वाटर मूव करता है जाइलम के अंदर, और इस जाइलम के अंदर वाटर ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। और आपको पता है वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इस जाइलम के अंदर वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं ना, तो वो वाटर के मालिक्यूल इस जाइलम ट्यूब के अंदर एक दूसरे के साथ भी अटैच रहते हैं। जिन फोर्सेस की मदद से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से वो वाटर के मालिक्यूल्स जो जाइलम की वॉल होती है ना उसके साथ भी अटैच रहते हैं। और जिन फोर्सेस के ज़रिए वो जाइलम की वॉल के साथ अटैच रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। या जिस प्रोसेस के ज़रिए वो जाइलम की वॉल के साथ अटैच रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अडहेजन। तो इस कोहेजन और अडहेजन की वजह से जाइलम के अंदर वाटर का एक कॉलम मेंटेन हो जाता है। वाटर का एक कॉलम मेंटेन हो जाता है, यानी ये इस तरह से एक कॉलम बन जाता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब यहाँ से फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल इसकी जगह लेने के लिए आगे मूव करता है। तो फिर क्या होता है जब ये नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल इसकी जगह लेने के लिए आगे मूव करता है तो ये पूरा कॉलम नीचे से ऊपर तक मूव करता है। और इस तरह से वाटर की मूवमेंट होती है रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ, इन्हीं कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस की वजह से। तो इस तरह से वाटर एक्ट करता है बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी कि वाटर हाईली पोलर है, और ये जो पोलर प्रॉपर्टी होती है ना इसकी, यानी ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है, बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। और उसी बेस्ट सॉल्वेंट के होने की वजह से वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो इससे पहले हमने एक रीज़न डिस्कस की थी कि वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसी तरह से एक और रीज़न आप लिख सकते हैं, वाटर कैन डिज़ोल्व मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत सारी सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकता है। इस वजह से भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस अच्छी तरह से हो पाते हैं, क्योंकि जब सब्सटेंसेस उसके अंदर डिज़ोल्व होती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाती हैं। जब वो डिफरेंट पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाती हैं तो फिर वो फर्दर अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाती हैं, यानी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है वो है हाई स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। यानी वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। अब हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of any substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है
किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसे हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? उसको हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत होती है? वो होती है 4.8 जूल या 1 कैलोरी। 1 कैलोरी या 4.8 जूल हीट की ज़रूरत होती है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। अब वाटर की ये जो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं इस हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने का मतलब क्या है। पहले हम देखते हैं हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फिर हम बाद में देखेंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा क्यों होती है। उसके पीछे वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये ज़्यादा होती है, हाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा हीट को और उसके टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंज आता है। टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंज आता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर रेजिस एंड फॉल्स मोर स्लोली। यानी वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता भी आहिस्ता है और कम भी आहिस्ता होता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है और उसके टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंज आता है। यही वजह है कि वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करता है। यानी वाटर ना ही इतनी जल्दी ठंडा होता है और ना ही इतनी जल्दी गर्म होता है। उसकी रीज़न क्या है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब भी हमने देखा कि वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो ना ही इतनी जल्दी ज़्यादा होता है और ना ही वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी कम होता है। वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंज आता है। अब वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर कैसे एक्ट करता है? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। मोर देन 70% ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर मौजूद होता है। तो ऑर्गेनिज्म जब हॉट इन्वायरमेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर कोल्ड इन्वायरमेंट से हॉट इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। इस वजह से उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी का मेन कंपोनेंट वाटर होता है। यानी वाटर उनके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इतनी जल्दी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा नहीं होने देता। तो इस तरह से वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का मेन कंपोनेंट वाटर है और वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी ज़्यादा या कम नहीं होता। अब वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी रीज़न भी हम देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है जिसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। तो अब इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसका क्या मतलब है? टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स। यानी आपको पता है यहाँ पे ये जो वाटर के मालिक्यूल्स है ना इस सिस्टम के अंदर, वो वाटर के मालिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। उनकी स्पेसिफिक एनर्जी है, उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। और उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना वाटर के मालिक्यूल्स की, वो असल में इस सिस्टम का क्या बनाती है? उस सिस्टम का टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स इन एनी सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस सिस्टम का टेम्परेचर है। और जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा।
अब वाटर के केस में क्या होता है कि जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस की मदद से। उन फोर्सेस को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं तो ये हीट पहले यूज़ होती है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, फिर जाकर उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जो हीट दी जाती है ना वाटर को, वो यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, फिर जाके इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी वाटर इसी वजह से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंज आता है। यानी मैक्सिमम हीट को वो यूज़ करता है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इस वजह से वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर के अंदर हीट को यूज़ किया जाता है पहले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए, और फिर वो सिस्टम के टेम्परेचर को, यानी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और मालिक्यूल्स और इस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये हमने देखा हाई स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो भी हाई होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसको हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट specific amount of liquid into vapors form या गैशियस फॉर्म। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स फॉर्म। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम वाटर को रिक्वायर होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 574 कैलोरीज पर ग्राम, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यानी वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, या सिंपल बोलें तो वाटर्स को एक फार्म से, लिक्विड फार्म से गैशियस फार्म में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। अब इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या होता है? वाटर की जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है उसका बेनिफिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? उसका बेनिफिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये होता है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहती है फूड की ब्रेक डाउन से, और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी ज़रूरी होता है, और उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्वेटिंग का बड़ा रोल होता है। हमारे अंदर स्वेटिंग, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन इनका बड़ा रोल होता है। अब इस ट्रांसपायरेशन और स्वेटिंग के पीछे क्या होता है? बेसिकली जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग आपको पता है इसके अंदर, स्वेट के अंदर मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है। और इस वाटर को हमने डिस्कस किया कि एवोपरेट होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो जब स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है और जब वाटर एवोपरेट होता है, यानी पसीना जो है एवोपरेट होता है, तो वो वाटर अपने साथ मैक्सिमम हीट को लेके जाता है, क्योंकि उस वाटर को, उस पसीने को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए मैक्सिमम हीट की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी बॉडी की हीट को यूज़ करता है, और उस बॉडी की हीट को यूज़ करते हुए वो एवोपरेट होता है। यानी इस स्वेटिंग की मदद से हमारी बॉडी से मैक्सिमम हीट जो है वो रिलीज़ होती है, और इसी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड थ्रू स्वेटिंग। और मैक्सिमम हीट कैसे रिलीज़ होती है? क्योंकि स्वेटिंग के अंदर, स्वेट के अंदर मैक्सिमम वाटर होता है, और इस वाटर को एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस ज़्यादा हीट की ज़रूरत होने की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट ये वाटर जो स्वेट के अंदर होता है वो यूज़ करता है और वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इस तरह से हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को बाहर रिलीज़ किया जाता है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, और उस ट्रांसपायरेशन के नतीजे में भी क्या होता है
कि जो वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं वो हीट को लेकर जा रहे होते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा हीट वाले वाटर के मालिक्यूल्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर पीछे जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले वाटर के मालिक्यूल्स रह जाते हैं, उनकी वजह से प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और इसी तरह से स्वेटिंग भी कूलिंग काज करती है, क्योंकि मैक्सिमम जो हीट होती है वो वाटर के ज़रिए लॉस हो रही होती है। तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन का बेनिफिट रहता है, यानी टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के सेंस में आप इसको लिख सकते हो। जो हमने पीछे डिस्कस किया था टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, उसमें आप वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसको भी मेंशन कर सकते हो और हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है जो प्रॉपर्टी, वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है रिपेल। यानी बहुत सारी सब्सटेंसेस होती हैं जो जिनको वाटर रिपेल करता है, जो वाटर रिपेलेंट होती हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारी जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं ना, नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर उन्हें रिपेल करता है। और उन नॉन पोलर सब्सटेंसेस का जो वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है ना, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और बेसिकली ये देखा जाता है कि जब भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, जैसे ऑयल है उसे वाटर के अंदर डाला जाता है, तो वो क्या होता है, ऑयल के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ वाटर के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑयल के ड्रॉप हमने डाले, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक जगह पे क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और वो इकट्ठे क्यों होते हैं, ताकि वाटर के दरमियान और इस नॉन पोलर सब्सटेंस के दरमियान कम से कम इंटरेक्शन हो। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को हम डिफाइन करते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल। यानी जो हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल होता है उसके दरमियान और वाटर के दरमियान कम से कम क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, कम से कम इंटरेक्शन होता है, यानी वाटर इन मालिक्यूल्स को रिपेल करता है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का बेनिफिट क्या रहता है कि वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती वो हमारे सेल्स की सर्फेसिस बनाती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, जैसे गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन। ये जितनी भी मेम्ब्रेन है ना वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस से बनी हुई होती हैं। और इसी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के फिनोमेना की वजह से, यानी वाटर के रिपेलेंट, वाटर से रिपेल होने की वजह से, ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। अटैच रहते हैं या आप कह सकते हैं इंटीग्रेट रहते हैं। यानी इसी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन वाले फिनोमेना की वजह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमने देखा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। यानी आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि ये कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस की या वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को रिपेल करता है और नॉन पोलर सब्सटेंसेस के दरमियान और वाटर के दरमियान कम से कम इंट्रैक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइन एज रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल्स। और इसकी वजह से क्या रहता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इनटू आयंस। और आपको पता है वाटर जो होता है ना वो भी आयंस में टूट जाता है या टूट रहा होता है। वाटर टूटता है और बनाता है OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयन। और जो रूम टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इस मीडियम के अंदर वाटर मौजूद है, तो इस मीडियम के अंदर ये वाटर, किसी भी मीडियम के अंदर ये वाटर कंटिन्यूसली टूट कर OH नेगेटिव आयंस बना रहे होते हैं और H पॉजिटिव आयंस भी बन रहे होते हैं। और इसी तरह से ये दोनों आयंस मिलकर वाटर भी बना रहे होते हैं। यानी ये एक आप कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी वाटर टूट कर ये आयंस बना रहा होता है और ये आयंस मिलकर दोबारा से वाटर बना रहे होते हैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है।
और एक और चीज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रूम टेम्परेचर पे इस वाटर के अंदर जितने OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन होती है उतनी H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन होती है। और यही वजह है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जितने OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन होती है उतनी H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और वाटर कंटिन्यूसली ये आयंस बना रहा होता है, OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस। और इसी तरह से इस नॉर्मल वाटर के अंदर ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस दोबारा से वाटर भी बना रहे होते हैं। और यहाँ पर एक और बात, इसी आयनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से एक तो हमने देखा कि वाटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसके अंदर ये दोनों आयंस की कंसनट्रेशन रूम टेम्परेचर पे बराबर होती है। और यही वजह है न्यूट्रल होने की वजह से बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं। प्लस ये कि वाटर के अंदर ये जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में खुद हिस्सा भी लेते हैं। ये आयंस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा भी लेते हैं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन के भी हमने बेनिफिट्स देखे। एक तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इस वाटर की मौजूदगी में रहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये वाटर खुद से हिस्सा भी लेता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में ये आयंस खुद से हिस्सा भी लेते हैं। इसके अलावा ये जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करने में भी इसका रोल होता है, यानी वाटर की जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है ये पीएच को भी मेंटेन करती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, यानी आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। अब आइस सॉलिड है, वैसे आपने देखा होगा जब भी किसी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है कि जो लिक्विड वाटर होता है ना, उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यूसली बन रही भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही भी होती है। इसके बाद जब हम इस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो फिर क्या होता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होती है तो वो मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं वो एनर्जी को लॉस करने की वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो कम होना शुरू होती है। तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये वाटर क्या होना शुरू होता है, कंडेंस। जब हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं कंडेंस होना शुरू होता है। अब ये कंडेंस होता रहता है होता रहता है होता रहता है अनटिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये वाटर क्या होता जाता है, कंडेंस होता जाता है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कम करते हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे ना, वो नॉर्मल बिहेव करेगा। जिस तरह से नॉर्मल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है ना, लिक्विड्स का टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे, यानी वो कंडेंस होंगे। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब 4 डिग्री से हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाते हैं, इस 4 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वाटर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान या और जब टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वाटर कंडेंस होने की बजाय एक्सपेंड होता है, वाटर एक्सपेंड होता है। यानी आइस की फॉर्म में जब वाटर होता है ना वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और इसके पीछे इसकी रीज़न क्या होती है, इसके पीछे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये बात आपने जहन में रखनी है, जब हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से बढ़ाएंगे तब भी वाटर क्या करता है, एक्सपेंड होता है। और इसके अलावा जब हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से कम करेंगे तब भी वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। फिर मैं कह रहा हूँ जब हम टेम्परेचर 4 से 5 से 6 7 8 फर्दर बढ़ाएंगे तब भी वाटर एक्सपेंड करता है। और 4 डिग्री से कम करेंगे तो उसे कंडेंस होना चाहिए था, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो हर सब्सटेंस जो है वो कंडेंस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। जब 4 डिग्री से हम कम करेंगे तब भी वाटर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। वाटर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है अदर दैन दूसरे जो सॉलिड्स बनते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनते हैं उनसे।
थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है बिटवीन 4 एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 4 से 0 के दरमियान जब टेम्परेचर को 4 से 0 की तरफ लेके जाते हैं तो वाटर कंडेंस होने के बजाय एक्सपेंड होता है और इसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो आइस होती है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, आइस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। और आप देखें और यहाँ पर आइस के अंदर इस तरह से आइस का जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स आपको नज़र आएंगी और यहाँ पे कुछ फ्री स्पेसिस आपको नज़र आएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस के अंदर कुछ फ्री स्पेसिस रह जाती हैं। नॉर्मल वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान बन रही होती है और टूट रही होती है, लेकिन आइस के अंदर ऐसा नहीं होता। आइस इस तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करती है, इस तरह से जाली की तरह का स्ट्रक्चर शो करती है और इसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दफ़ा बन जाती है तो मतलब बनती टूटती नहीं है, इस तरह से बन जाती हैं और इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स शो करती है। आइस इसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। जिस तरह से वाटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है और टूट रही होती हैं, आइस के केस में ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ आइस जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आइस के केस में आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है और इसी वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है। और यही वजह है कि आइस मतलब वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है, तो वो लिक्विड वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। अब इसका भी बेनिफिट होता है, इस प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट होता है। इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ये होता है कि जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे ओशन हो गया, तो जब बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बाहर माइनस में टेम्परेचर होता है, तो होता क्या है कि ये जो वाटर बॉडी का जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, ये सॉलिडिफाई होने शुरू हो जाती है, ये आइस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। जब ये आइस में कन्वर्ट होती है तो ये ऊपर ही तैरती रहती है, यानी नीचे वाला जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, ऊपर से वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये ऊपर से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो नीचे जो वाटर का टेम्परेचर रहता है ना वो मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है, क्योंकि हीट जो है यहाँ से लॉस नहीं होती, ये आइस इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है जो सरफेस के ऊपर बन जाती है। तो टेम्परेचर नीचे वाली बॉडी का मेंटेन रहता है। जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो इस वाटर बॉडी के अंदर, इस ओशन के अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वाटर इक्वेटिक एनिमल्स या इक्वेटिक प्लांट्स, वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये भी हमने देखा वाटर की लोअर डेंसिटी का बेनिफिट इक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ये वाटर की कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।